यस, तो बच्चों अपन आगे कंटिन्यू करते हैं अपना एल्केन्स वाला पार्ट जो है प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन हो गया सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन चालू करें। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगेन बहुत सिंपल, देखो 3-4 फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको घूम फिर के हर चैप्टर में आने वाली है, जिसमें से अगेन अगर आपके मैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर बहुत कॉमनली क्वेश्चन बनता है वो है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा है पोलैरिटी, दूसरा क्या है पोलैरिटी। तो जितने भी कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से लेके फिर सारे फंक्शनल ग्रुप्स वाले सारे कंपाउंड्स के बारे में, उनकी पोलैरिटी और उनके बॉइलिंग पॉइंट, ये दो चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑनेस्टली किसकी डेंसिटी ज्यादा है किसकी कम है, कौन फ्लोट करेगा कौन नहीं करेगा, ये सब क्वेश्चन इररिलेवेंट है, बकवास है, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो सबसे पहली बात ये कि भाई एल्केन्स जो है हमारे वो कैसे हैं, वो नॉन पोलर है। एल्केन्स कैसे बच्चों, एल्केन्स नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है जरा ये भी सीखते हैं। तो नॉन पोलर इसलिए कि भाई या तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होगा, तो इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, करेक्ट। या तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगेन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी हम लोग नॉन पोलर ही गिनते हैं। अगेन ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, डिफरेंस इज 0.4, और 0.4 का डिफरेंस जो है वो पोलैरिटी के लिए माना नहीं जाता। अगर 0.5 से ज्यादा डिफरेंस होता तो मैं उसको पोलर मान सकता था। ये बात हमने क्लियरली देखी हुई है, यस और नो। और अगर 1.7 से ज्यादा होता तो मैं उसको आयोनिक बॉन्ड मान लेता, है ना, ये भी हमने क्लियरली देखा हुआ। तो नॉन पोलर है ये तो हम कन्विंस्ड हैं। क्यों, क्योंकि CC बॉन्ड जो है ये भी नॉन पोलर है और CH बॉन्ड है ये भी नॉन पोलर। ये लोग प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसे है ये, प्योरली कोवैलेंट है, मतलब ये नॉन पोलर कोवैलेंट है। कैसे है ये, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये पहला पॉइंट अपने बाद दिमाग में क्लियर हो जाता है इससे। दूसरी बात है कि अगर नॉन पोलर है तो उनको जोड़ के रखने के लिए, एल्केन्स के मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखने के लिए कौन सी फोर्सेज है। अगर पोलैरिटी होती, सपोज पोलैरिटी होती तो आपके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं। अगर पोलैरिटी होती तो क्या होते हैं आपके पास, बताओ। अगर पोलैरिटी एग्जिस्ट करती तो आपके पास क्या होते हैं, डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, मतलब पोलैरिटी के साथ साथ अगर हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक हिंट, एक ट्रिक दी हुई है, सब बच्चों को याद होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब कंसीडर करने का, याद है सबको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब कंसीडर करने का, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ये स्टैंडर्ड है, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, सारे टीचर ये बताते हैं। फोन FON है ना, FON, हाइड्रोजन जब इन तीनों में से किसी से बॉन्डेड है। क्या एल्केन में हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी से बॉन्डेड है, नहीं, कार्बन से बॉन्डेड है, तो ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी, ना ही आपको पोलैरिटी दिखेगी, ना डाइपोल होगा, ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होने वाला है, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होने वाले। क्या होने वाले बच्चों, वीक वैंडरवॉल्स फोर्सेस होने वाले हैं, बस सिंपल है। ठीक है ना। अच्छा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा सा इनका जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का अट्रैक्शन, ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा। तो लॉजिकली सोच के बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट को क्या होने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट को क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है। बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज साथ साथ होते जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो बढ़ेगा मॉलिक्यूलर मास के साथ। बट बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि सिर्फ मॉलिक्यूलर मास कंसीडर नहीं करना है, आपको ब्रांचिंग भी कंसीडर करनी है। क्या कंसीडर करना है आपको, ब्रांचिंग भी कंसीडर करनी है। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप मेनली 3 फैक्टर्स को कंसीडर करोगे। ठीक है, ये एक जरा एक मैं आपको ब्रीफ जेनरिक आइडिया दे रहा हूं, सिर्फ एल्केन नहीं, इन जनरल आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करेगा आपको। ध्यान से सुनना, बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहला फैक्टर आप देखोगे मॉलिक्यूलर वेट। क्या देखोगे बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट। इन जनरल ये रूल फॉलो किया जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्लियर। दूसरी चीज आप देखोगे पोलैरिटी। दूसरी चीज आप क्या देखोगे, पोलैरिटी। जो जितना ज्यादा पोलर कंपाउंड है, कॉमन सेंस लगाना जरा, जितना ज्यादा पोलर कंपाउंड है, जैसे कि अल्कोहल है समझो OH ग्रुप, तो इसमें ये डेल पॉजिटिव ये डेल नेगेटिव ऐसा होता है ना। या एसिड है तो एसिड में भी ये OH ग्रुप जो है ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव ऐसा होता है, बरोबर है ना।
तो जहां पर भी आपके पास पोलैरिटी होगी, क्या होगी, जहां पर पोलैरिटी होगी, क्या मैं बोल सकता हूं वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम करेगी, यस और नो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी काम करेगी तो अगेन मॉलिक्यूल्स को अच्छे से जोड़ने वाली है, मतलब उनको बॉईल करना या मॉलिक्यूल को दूर ले जाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो अगेन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद पोलैरिटी। क्या ये बात समझ में आई? तो जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मॉलिक्यूलर वेट भी कर रहा है और पोलैरिटी भी कर रही है। बट बॉइलिंग पॉइंट को कम करने का काम कर रहा है ब्रांचिंग। कौन काम कर रहा है? ब्रांचिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये ध्यान में रख लेना, ये जेनेरिक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में इररिस्पेक्टिव अप्लाई होगी। क्या ये बात समझ में आई? ब्रांचिंग वाला फंडा जरा समझो, ब्रांचिंग वाला और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास समझो एक है एन पेंटेन। क्या है मेरे पास? एन पेंटेन। ये इस तरह से मेरे पास एन पेंटेन है, ठीक है। तो इसमें जो पूरा सरफेस एरिया कवर कर रहा है वो इतना पूरा एरिया कवर कर रहा है, यानी कि हीट का डिसिपेशन, हीट डिफ्यूज हो रही है ना जब, तो वो हीट एक साइड से या एक डायरेक्शन से डिफ्यूज हो रही है, तो उसको पूरा अलोंग द चेन जाना पड़ेगा, बरोबर है। बॉन्ड तोड़ते तोड़ते जाएगा, या फिर वो पूरे के पूरे, मतलब व्हेन आई से बॉन्ड तोड़ना, मतलब मैं इंट्रा मॉलिक्यूलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच की बात कर रहा हूं। बट जितनी बड़ी चेन उतना ज्यादा उसको लेंथ को ट्रैवल करना पड़ेगा हीट को। अगर ब्रांचिंग आएगी, सपोज आप ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस करते हो, समझो आप बोलते हो कि अभी मेरे पास इंस्टेड ऑफ एन पेंटेन मेरे पास अब आइसोपेंटेन है। क्या है मेरे पास? आइसोपेंटेन। तो मैंने एक ब्रांच इंट्रोड्यूस किया, तो अभी क्या होगा कि हीट को कैसा ट्रैवल करना है, ये ऐसे और यहां पर। तो ओवरऑल आप देखोगे तो जो सरफेस एरिया वो थोड़ा सा श्रिंक हुआ, चेन की लेंथ जो है ओवरऑल वो श्रिंक हुई। समझ रहे हो बात को? ये इस तरह से तो हीट का डिफ्यूजन जो है ना वो आसानी से थोड़ा और अच्छे से हो जाता है ऐसे केस में। और अगर यही मैं नियोपेंटेन बना देता तो ये आप अभी काफी लॉजिकली समझ पाओगे कि नियोपेंटेन में क्या होगा बताओ, कि ओवरऑल जो है वो काफी एकदम से सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा। इस तरह से इतने एरिया में आपका हीट जो है वो डिफ्यूज होगा। सही है ना? तो इसीलिए जैसे जैसे आपका ब्रांचिंग बढ़ता है एक्चुअली आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। बात क्लियर बच्चों? एक बहुत ही पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम के इसमें, कि आपको 3 या 4 अलग अलग कंपाउंड देंगे और बोलेंगे बताओ कि इनका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस हम लोग अभी प्रैक्टिस में साथ में करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है हमारा किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। अब आते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। जो फर्स्ट 4 मेंबर्स है एल्केन की सीरीज, एल्केन एक होमोलॉगस सीरीज है, यस एवरीबॉडी नोज दिस, एल्केन एक होमोलॉगस सीरीज है। फर्स्ट 4 मेंबर इस होमोलॉगस सीरीज के अगर हम देखें दैट इज C1 to C4, मतलब C1 to C4 मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आर गैसेस। कई बच्चे एक बहुत ही यूनिक सा सवाल लेके आते हैं, सर ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों गैस है क्या? हाँ दोनों गैस है, ठीक है। फोर्थ वाला जो है उसका दोनों आइसोमर जो है वो गैसेस ही है। इनफैक्ट हमारे जो एलपीजी का सिलेंडर होता है घर पे जो हम यूज करते हैं उसमें आइसोब्यूटेन गैस आपको मिलेगी। इन मोस्ट केसेस उसमें आइसोब्यूटेन गैस भरी जाती है, प्रोपेन भी होती है, आइसोब्यूटेन भी होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट 4 मेंबर गैसेस, ओके। देन यू हैव, हाँ ये इंटरेस्टिंग है वैसे बात कि इसमें स्मेल नहीं होती, जो ये हाइड्रोकार्बन जो एलपीजी वगैरह उसमें स्मेल नहीं होती, तो उसमें हाँ तो उसमें स्मेल नहीं होती, तो वो स्मेल वो लोग ऐड करते ताकि गैस लीक हो तो आपको पता चले। दैट इज अ सेफ्टी कंसर्न बेसिकली, ओके। C5 to C17, नंबर 5 से लेके नंबर 17 तक है ना, हेप्टाडेकेन जो मैंने आपको बताया हुआ है 17 इज हेप्टाडेकेन, है ना। वो क्या है? लिक्विड्स है। और हायर एल्केन्स क्या है बच्चों? हायर एल्केन्स सॉलिड्स है। हायर एल्केन्स में खास करके आप एक छोटा सा एक ये नंबर याद रख लेना, C29 से लेके C31, 29, 30 और 31, ये जो 3 है ना आपके 29, 30 और 31, इनसे आपके क्या बनते हैं? इनसे आपके वैक्सेस बनते हैं। कौन से वाले वैक्सेस? पैराफिन वैक्सेस बनते हैं। पैराफिन वैक्स का नाम सबने सुना होगा, है ना। पैराफिन तो एक्चुअली एल्केन का ही नाम है, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। बट एक स्पेसिफिक टाइप का वैक्स होता है जिसको आप लोग पैराफिन वैक्स बोलते हो। कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, कैंडल्स बनाने में यूज होता है, खास करके कॉस्मेटिक्स में ना वो वैक्सिंग करती है जो हेयर रिमूवल के लिए हीरोइन लोग, टीवी में ऐड नहीं आती,
कटरीना कैफ तो वीट लगाती है ना वो तो, लेकिन बाकी जो इन जनरल जो वैक्सिंग वगैरह होती है उसमें भी पैराफिन यूज होता है। कॉस्मेटिक्स में काफी सारा पैराफिन यूज होता है ना, जो आपके फाउंडेशन वगैरह जो लगाते हैं वो। और ऑफ कोर्स कैंडल्स, सबसे सिंपल और एक बहुत ही आसान एग्जांपल जो है वो, जो रेगुलर कैंडल्स हम यूज करते हैं उसमें पैराफिन यूज होता है, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द डे वो तो है क्या, मतलब वो बर्निंग के लिए ही है ना, जैसे आप मीथेन को बर्न करते हो वैसे कैंडल को, वैक्स को बर्न करो, है तो एल्केन ही, सोर्स ऑफ फ्यूल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसा मैंने कहा आपको ऑलरेडी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों उस पर बहुत फोकस करना है, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। आइसोमर विद मोर ब्रांचिंग हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। यस, मोर ब्रांचिंग मींस लेस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, ये बहुत ध्यान से सीख लेना। दिस इज ड्यू टू व्हाट, ये भी मैंने पॉइंट लिख दिया और ये एक्सप्लेन भी कर दिया। दिस इज ड्यू टू व्हाट, दिस इज ड्यू टू लेस सरफेस एरिया। एक एक पॉइंट आप बस ध्यान में रखते जाओ और एमसीक्यूज में अप्लाई करते जाओ। देखो इनको रटने की जरूरत नहीं है, इनको लिख के रटने वगैरह की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जो आपको सीधे सीधे अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। ओके, तो होता क्या है, अगर स्मॉलर सरफेस एरिया तो ओवरऑल जो है एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं, तो दैट इज व्हाई ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट जो आपका वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल, सेम मैंने एग्जांपल ड्रॉ करके भी बताया आपको, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। इज दैट क्लियर? यस। एक नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर एल्केन में इवन नंबर ऑफ कार्बन है, क्या है एल्केन में, इवन नंबर ऑफ कार्बन है, तो इट विल हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन। ये थोड़ा अजीब है, ध्यान से सुनना जरा। हाँ, इसका एग्जांपल के साथ सीखेंगे ना तो समझ में आएगा। अच्छा, इसका रीजन भी बताता हूं, पहले एग्जांपल के साथ देख लेंगे। यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं, बट मैं एग्जांपल आपके लिए लिख देता हूं। देखो क्या है फंडा। अगर आप बोलो कि मेरे पास है प्रोपेन, फिर मेरे पास है ब्यूटेन, फिर मेरे पास है पेंटेन, बरोबर। अगर मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछूं तो आप काफी सिंपल तरीके से मुझे बता दोगे कि सर बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो तो मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ रहा है, 3 फिर 4 फिर 5, बरोबर है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है कि C3H8 से थोड़ा ज्यादा C4H10 है, और वो C5H12 से भी, सॉरी ये H12 होना चाहिए ऑफ कोर्स, C5H12 से भी ज्यादा है, यानी कि उसका प्रीसीडिंग ऑड नंबर और सक्सीडिंग ऑड नंबर दोनों से वो ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई? तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसके बाद क्या आएगा मुझे बताओ, C6H14 हेक्सेन का उससे भी ज्यादा होगा, है कि नहीं, और फिर वापस इसका हेप्टेन से ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? तो बॉइलिंग पॉइंट में आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट में आपको ये इवन और ऑड वाला फंडा जो है वो याद रखना है। क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट में इवन एंड ऑड वाला फंडा। अच्छा, इसका रीजन क्या, जरा ये भी सीखते हैं भाई। क्यों है ऐसा? क्योंकि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में दे हैव अ ग्रेटर सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। जब इवन नंबर है ना तो आपको क्या मिलता है, ओवरऑल सिमेट्री ज्यादा मिलती है, जिसकी वजह से अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया वो एक सिमेट्रिकल तरीके से डिजाइंड है, एंड दैट इज व्हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी। अच्छा, डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत माइनर। इनफैक्ट इसका माइनर डिफरेंस का प्रूफ आपको पिछले लेक्चर में दे चुका हूं, जब वर्ड्स रिएक्शन में मैंने कहा था कि मिक्सचर ऑफ एल्केन बनाते हो तो डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है कि उनको आप सेपरेट नहीं कर पाते हो। याद है, ये डिस्कशन हुआ था हमारा। तो ये पॉइंट पे इतना ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इवन और ऑड का लॉजिक याद रख लेना, रीजन आपको कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है, रीजन काफी लॉजिकल भी। अगला पॉइंट है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को हम लोग काफी डिटेल में ऑलरेडी सॉल्यूशंस और आयोनिक और सब जगह पढ़ चुके हैं, है ना। हम लोग ने सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट सब कुछ बात कर ली, तो अब वो इजी लगेगा। और ये मैंने एक बताया है कि गोल्डन रूल ऑफ केमिस्ट्री जो हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे, दैट लाइक विल डिसॉल्व लाइक, है ना। 2-3 ऐसे गोल्डन रूल्स है जो हमेशा फॉलो होते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो तो, कि मेटल प्लस एसिड का कॉम्बिनेशन विल ऑलवेज गिव यू हाइड्रोजन एंड दैट इज व्हाई इट विल बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो ये कुछ ऐसे जेनेरिक स्टेटमेंट्स है जो मैं मतलब पढ़ाते रिपीट करते रहूंगा, बोलते रहूंगा हमेशा, वो आपके दिमाग में रहेंगी तो आपको हमेशा काम आने वाली।
वैसे यहाँ पर लाइक डिजोल्व है, यानी कि अगर पोलर कंपाउंड है तो पोलर सॉल्वेंट चाहिए, सो पोलर के लिए पोलर होगा और नॉन पोलर के लिए नॉन पोलर होगा। अब एल्केन कैसे है बताओ, नॉन पोलर है, तो एल्केन को डिसॉल्व करने के लिए कैसा सॉल्वेंट आप प्रेफर करोगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में आप एल्केन को आसानी से डिसॉल्व करोगे। अब कई बार आपके दिमाग में सर हमको कैसे पता चलेगा सर कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, तो भैया जहां कार्बन हाइड्रोजन है तो नॉन पोलर हो गया बेंजीन, है कि नहीं। या फिर CCl4 जहां पे कार्बन के साथ में 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, बरोबर है, लेकिन क्या करते हैं ये चारों एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ऐसे खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर खींच रहा है ये इधर खींच रहा है कैंसिल, ये इधर खींच रहा है ये इधर खींच रहा है कैंसिल, तो CCl4 ओवरऑल 0 डाइपोल मोमेंट, तो नॉन पोलर, है कि नहीं। तो आपको बहुत इजीली जज करते आएगा कि कौन सा वाला, और जनरली आप बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये दो ही मानते हो, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करो, और पोलर तो हमारा एक ही भाई करता धरता हमारा अन्नदाता कौन, वाटर, वाटर मॉलिक्यूल, है ना। तो इनसॉल्युबल इन वाटर क्यों होंगे ये आप समझ गए, क्यों, क्योंकि एल्केन नॉन पोलर है और पानी पोलर है, तो उनका मेल नहीं है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन में वो सॉल्युबल हैं। अगेन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है, यहाँ पे उल्टा है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, यहाँ पे क्या हुआ, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा सॉल्युबिलिटी घट गई, बड़ा मॉलिक्यूल है कैसे डिसॉल्व होगा, नहीं होगा, लॉजिक है कि नहीं। तो अगर मैं आपको अब पूछूं कि भाई ब्यूटेन और पेंटेन में से कौन आसानी से डिसॉल्व होगा, तो क्या बोलोगे, कंपैरेटिवली ब्यूटेन। ग्रीस, ये है ना ग्रीस, ये इसके ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ग्रीस क्या है, ग्रीस आपका है बेसिकली लुब्रिकेंट। ग्रीस क्या है बच्चों, आप सबने देखा तो होगा, कभी ना कभी यूज किया होगा, देखा होगा, अगर अपने घर में डोर वगैरह कभी ऐसा वो क्रीक होते हैं ना मानसून में, जंग लग जाती है, या खास करके दुकानों के शटर, शॉप का कोई शटर होता है ना जो जिसमें रस्ट लग जाती है, फ्रिक्शन हो जाती है, ठीक है, या लिफ्ट आपकी, खास करके लिफ्ट, आप कभी ऐसे हाथ लगाओ तो वो ऐसा हाथ में ये लगता है चिपचिपा, दैट इज लुब्रिकेंट बेसिकली। कार्स में, व्हीकल्स में, लिफ्ट्स में वगैरह बहुत यूज होता है। ग्रीस क्या है बेसिकली, इट्स अ मिक्सचर ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जो थिक वाले बड़े जो थोड़े से सॉलिड फॉर्म के हाइड्रोकार्बन्स थे उन, या उन जो सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको मिक्स करके बनाया जाता है ग्रीस, ठीक है। वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो म्यू, एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नाम की एक चीज पढ़ते हो, ग्रीस लगाने से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, ये एक लॉजिक है। अच्छा, वो किस में डिसॉल्व होता है ग्रीस, पेट्रोल में, पेट्रोल में डिसॉल्व होता है, किस में डिसॉल्व होता है, स्पेसिफिकली पेट्रोल। ये एक एमसीक्यू पॉइंट के लिए आप डायरेक्टली ये पॉइंट को याद रख लेना कि ग्रीस किस में डिसॉल्व होता है, पेट्रोल में। ग्रीस कंट्री नहीं रे बाबा, ग्रीस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, और पेट्रोल जो है वो और लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग क्या होती है, कपड़े धोते हैं ना अपन लॉन्ड्री में, है ना, तो ड्राई क्लीनिंग मींस बेसिकली वहां पर पानी, इसको ड्राई क्लीनिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि उधर पानी से कपड़े नहीं धोए जाते, उधर पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कपड़े धोए जाते हैं। एक बच्चे ने मुझे एक बार पूछा था कि सर अगर पेट्रोल से धोए जाते हैं तो स्मेल क्यों नहीं आती, बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन उसको प्रोसेसिंग, उनका प्लांट ऐसा होता है जो प्रोसेसिंग होती है ना, वैसे आजकल तो ऑनेस्टली कोई डायरेक्टली पेट्रोलियम से नहीं धोता, ठीक है, वो पुराने जमाने जब प्रोसेस शुरू हुआ था तब धोते थे, अभी नाउ दे हैव अदर डिस्टिल्ड फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम व्हिच विल नॉट स्मेल आल्सो, ओके। थोड़ा सा बेसिक एमसीक्यूज फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कर लेते हैं। इनमें से सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, कंपैरेटिवली सबसे लीस्ट सबसे कम होगा किसका, ऑफ कोर्स प्रोपेन का, इथेन का नहीं है, किसका होगा, प्रोपेन का, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि ये 2 कार्बन और ये 3, लेकिन मैंने क्या बोला था कि इवन वाला अपने नेक्स्ट वाले ऑड से भी हमेशा ज्यादा रहता है, तो सबसे लोएस्ट कौन हुआ, प्रोपेन, है कि नहीं, है ना। ये थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें गड़बड़ हो सकती है, तो ध्यान देना, ओके। अगला सवाल, Which of the following has highest boiling point? हाई मतलब हाईएस्ट, इनमें से सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स एन पेंटेन, क्यों, 5 कार्बन भी है और कोई ब्रांच भी नहीं है, पर मैं सिर्फ इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ आंसर से, मैं चाहता हूँ आप इसको ऑर्डर में लगाओ,
ABCD, ABCD को ऑर्डर में लगाओ तो D सबसे कम, क्योंकि 3 कार्बन है ना, A सबसे ज्यादा, B फिर और C, इस तरह से है ना। काफी सिंपल, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला फंडा भी आ गया, वेट वाला, और ब्रांचिंग वाला फंडा भी आ गया, बढ़िया एकदम। चलो अगला पार्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिकली रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज नथिंग बट रिएक्शंस। तो सबसे पहला सेट ऑफ रिएक्शंस जो हम करेंगे वो उसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? सब्स्टिट्यूशन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली जीओसी में कुछ लोग अलग से आपको पढ़ाते हैं, बट मैंने कहा था कि अपन इसको साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। तो मैकेनिज्म, व्हेन यू यूज द वर्ड मैकेनिज्म, व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी इन मैकेनिज्म? पहली बात कि वो कौन से टाइप का रिएक्शन है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरा कि उसको कैरी आउट करने के लिए आपने रिएजेंट कौन सा यूज किया। दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो इलेक्ट्रोफाइल यूज करोगे या तो न्यूक्लियोफाइल करोगे। और तीसरा कि उस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन बना, है ना। और चौथा, चलो एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर आपको इतनी खुजली है तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो चौथा, कि उस रिएक्शन में कोई स्पेसिफिक रूल या लॉ या कोई एक्सेप्शन अप्लाई हो रहा है क्या, है ना। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन में सिट्जेफ रूल आता है, या मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, ऐसे बहुत सारे रूल्स हमने नाम सुने हुए, है ना। तो हमें जब भी हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हमें टाइप की बात करनी है। पहले तो टाइप बोले तो या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन ऐसा कुछ होगा, या एडिशन, मेनली ये तीन ही होते हैं। रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट वाले सारे रिएक्शन सिर्फ जेई एडवांस के लिए याद रखना, सिर्फ जेई एडवांस के लिए रीअरेंजमेंट, जिस रिएक्शन के नाम में ही रीअरेंजमेंट आ जाए खास करके, ठीक है, वो आप एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जहां पे रीअरेंजमेंट नाम में है, पहली बात, ठीक है। एक और गलती करते हैं बच्चे, आप लोग भी करते होंगे शायद, कि वो एकदम जो मतलब हाई फंडू है ना, इसमें एमएस में दिए हुए बहुत सारे, या कोई भी और भी ऑर्गेनिक की बुक में, ये रीअरेंजमेंट वाले, क्लाइसिन रीअरेंजमेंट या कोई भी आपके पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, वो सारे स्पेसिफिकली एडवांस के ही क्वेश्चन है। पहला फोकस क्या होना चाहिए आपका, कि ये जितने भी वैरायटी, हाँ पहले मेंस के सारे कर लो, एडवांस के भी अपन करेंगे, ना नहीं है, बट मेंस के लेवल के सारे क्लियर हो जाए एकदम, फिर अपन एक्स्ट्रा जो है वो करेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक 4-5 ऐसे रिएक्शन है जो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। पहली बात तो आप मैकेनिज्म की बात करोगे, फिर आप उसमें बोलोगे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, या तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, इस तरह से बोल सकते थे, है ना। फिर आप उसका देखोगे कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, क्या बन सकता था, या तो फ्री रेडिकल बनता, या तो कार्बोकटायन बन जाता, है ना, ये डॉट, या तो कार्बोनायन बन जाता, या बहुत बनता तो कार्बिन बन जाता, है कि नहीं। और उसके बाद क्या होगा, जैसा मैंने कहा कि कोई लॉ या कोई एक्सेप्शन अगर है तो वो ध्यान में रख लीजिए। बस इस तरह से अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, इट्स वेरी सिंपल, डोंट गो उल्टा, कि भाई मैं पहले सारे रट लूंगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और फिर मैं यहां पर एक एक रिएक्शन को उठा के उसको रटूंगा, ऐसे नहीं करना है। समझ में आ रही बात? चलो, तो पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये चीज हम लोग ऑलरेडी पहले भी लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि भाई एल्केन में सब्स्टिट्यूशन के अलावा कोई हमारे पास स्कोप बचता ही नहीं है, क्योंकि वो कैसे है, वो सैचुरेटेड है। तो जब सैचुरेटेड ऑलरेडी है तो जब तक कोई एक जाएगा नहीं तब तक कोई आएगा नहीं, सीधी बात है। तो यहां पे तो सब्स्टिट्यूशन का ही स्कोप है ना, एडिशन का कोई स्कोप नहीं है। अब ये होते क्या है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन। अगर मैं ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज आपको बताऊं ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स की, जरा इनके बारे में बात करें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि रिप्लेस वन एटम विद अनदर। अब वो वन एटम जनरली कौन सा होगा, जनरली हाइड्रोजन होगा। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ही होता है जनरली, बलि देनी है तो जो सबसे गरीब बेचारा जो है उसकी बलि दे दो। आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन में जो आता है ना सबसे लास्ट में, वो है, ठीक है। तो विद अनदर फंक्शनल ग्रुप, विद अ फंक्शनल ग्रुप, तो इसको आप बोलोगे सब्स्टिट्यूशन। एडिशन क्या करना है, एडिशन में ब्रेक द पाई बॉन्ड, एंड ऐड अ फंक्शनल ग्रुप, अक्रॉस द पाई बॉन्ड। अक्रॉस द पाई बॉन्ड मतलब समझे नहीं, देखो अगर सपोज सी डबल बॉन्ड सी है, तो मैं लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू एच एच को जोड़ो, ये बताया, सेबेटियर सेंडरन रिएक्शन बताया था, है ना, उसको बोलते हैं अपन एडिशन।
तो अब आपको कोई पूछेगा कि सेबेटियर सेंडरन का मैकेनिज्म क्या है, तो आप बोलोगे एडिशन है, सिंपल एडिशन मैकेनिज्म है, समझे? ऐसा है, सिंपल बात है। तो अपने को रिएक्शन, जो भी रिएक्शन अपन डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे अच्छा क्या क्या मैकेनिज्म हो रहा है। अच्छा, उसको आप सोचोगे कि अच्छा सर उधर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, उसको आप सिंपल एडिशन बोलते हैं, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, ऐसा बॉन्ड था ना, उधर कोई रेडिकल बन रहा था ना, उधर कुछ मतलब इसका कुछ ब्रेकेज जो है वो बहुत सिंपल तरीके से हो रहा था। तो ऐसे सिंपल एडिशन भी होते हैं, इसलिए उसके बारे में हमने डिस्कस भी नहीं किया, मतलब वी डिडंट इवन बॉदर टू डिस्कस, टू बी ऑनेस्ट। वर्ड्स रिएक्शन किस में आएगा अभी देखो, सब्स्टिट्यूशन में आएगा, न्यूक्लियोफिलिक में, ऐसा बताऊंगा। एल्काइल ग्रुप आता है या आपका हैलोजन जा रहा है और कुछ नया आ रहा है, इस तरह से फंडा है ना। तो यहां पर अक्रॉस द सी डबल बॉन्ड सी और आपका सी ट्रिपल बॉन्ड सी, दोनों में कोई भी अनसैचुरेटेड में जब आप रिएक्शन कर रहे हो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, उसको आप एडिशन बोलोगे। और यही उल्टा क्या, कि जब आप सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करें, क्या कर रहे हो आप, सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हो by removing certain atoms और ग्रुप्स, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे एलिमिनेशन। इसका तो नाम मतलब वर्ड से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया ना, एलिमिनेट करना है, किसी चीज को निकालना है। तो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, ये तीन हमारी मेजर वेराइटीज किसकी हो गई, केमिकल रिएक्शंस की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक बेसिक गाइडलाइन हो गई, समझ लो। और फिर इसके ऊपर हम लोग बिल्डअप कैसे करते कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल आया, फिर इंटरमीडिएट बना, इस तरह से हमारा लॉजिक जाता है। ओके, तो आते हैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एल्केन में क्या होने वाला है बच्चों, वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड, वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड। अभी आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, किस किस चीज से आप रिप्लेस कर सकते हो। यू कैन रिप्लेस इट विद हैलोजन और नाइट्रो ग्रुप और सल्फोनिक एसिड ग्रुप, है ना। ये तीन ऑप्शन आपके पास है, या तो हैलोजन से रिप्लेस करो, या तो नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस करो, या तो सल्फोनिक एसिड से रिप्लेस करो। ये सारे फंक्शनल ग्रुप से हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हमको पता है। नाइट्रो ग्रुप NO2 है, सल्फोनिक एसिड SO3H है, हैलोजन X है, हमको मालूम है, ये सारा कुछ नया थोड़ी है। तो इनमें आप जो एरो पे कंडीशन लिखोगे वो क्या है, ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं कि एरो पे कंडीशन आपकी हाई टेम्परेचर या प्रेजेंस ऑफ लाइट है। इसका तुरंत आपके दिमाग में बत्ती जलना चाहिए, अच्छा प्रेजेंस ऑफ लाइट और हाई टेम्परेचर मींस इनका मैकेनिज्म ज्यादा करके फ्री रेडिकल वाला होने वाला है। क्या ये बात आपके भेजे में गई है ना। तो आप इनको क्या बोलोगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलोगे। क्यों आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि पिछले लेक्चर में ऑलरेडी ये बात सिखा चुका हूं कि जब यूवी लाइट, पेरोक्साइड या हाई टेम्परेचर लिखा हो तो क्या होता है, जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सिंपल बात है। क्या ये बात भेजे में जा रही है, यस। तो पहला जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका नाम है हैलोजिनेशन। सबसे पहला कौन सा है बच्चों, हैलोजन। नाम से ही ये पता चल रहा है क्या करना है, एल्केन में हैलोजन ऐड करना है। प्लीज बेयर इन माइंड, मैं अभी भी आपको C90, वो तो C90 तो खैर एल्कीन में आता है, इसमें आता भी नहीं है, बट फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। फिलहाल मैं आपको मैकेनिज्म पे लेके जा रहा हूं और सिंपल रिएक्शन बता रहा हूं। प्रोडक्ट जज करना है, मैकेनिज्म जज करना है, इंटरमीडिएट जज करना है और कंडीशंस याद रखनी है, ठीक है ना। ओके, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स विल टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर, मतलब या तो आपका हाई टेम्परेचर होगा यानी कि ट्रायंगल डेल्टा मतलब हाई टेम्परेचर, और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। डज इट रिंग अ बेल, डिफ्यूज सनलाइट बताया था लास्ट टाइम। यूवी लाइट, सनलाइट में क्या होता है, डिफ्यूज सनलाइट, है ना। सनलाइट में यूवी लाइट होता है ना, सूरज की रोशनी में यूवी लाइट होती है, इसलिए आपको कहते हैं ना कि सुबह सुबह आप जाओ तो विटामिन डी मिलता है, थोड़ा बहुत यूवी लाइट का टाइम जो होता है उसमें जाना चाहिए एंड ऑल दैट, है ना। टू मच यूवी लाइट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर योर स्किन, बाय द वे, कॉजेज स्किन कैंसर। ऑल्सो हमने प्लैंक्स इक्वेशन देखा हुआ है, E = hc by लैम्डा या E = h न्यू, पता है हमको। तो मतलब कि हर वेव की एक अपनी एनर्जी होती है, हर लाइट की वेव की, तो है ना यहाँ पे एनर्जी। वो एनर्जी क्या करेगी, वो बॉन्ड को तोड़ेगी। कैसे तोड़ेगी, इक्वल या अनइक्वल, इक्वली।
होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक? होमोलाइटिक। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल, गया भेजे में। ये सारी बातें डिस्कस हुई है कि नहीं हुई है ना? इस तरह से सोचना है। तो हैलोजिनेशन, आप एल्केन उठाओ, हैलोजन उठाओ, एरो पे क्या लिखो? या तो हाई टेम्परेचर, या तो डिफ्यूज सनलाइट, या तो यूवी लाइट, और आपका जो सब्स्टिट्यूशन है वो होके मतलब आपका प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? बहुत ही प्यारा एग्जांपल आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा है आपको। CH4 मीथेन लिया, साथ में आपने लिया क्लोरीन, एरो पे क्या लिखा? HNU। एनसीईआरटी में HNU लिखा हुआ है, ना ही यूवी लाइट लिखा है, ना डिफ्यूज सनलाइट लिखा है। क्या लिखा है? HNU। क्यों? मैंने अभी बताया ना, E = HNU। ये अंडरस्टूड है? ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl। अच्छा, आप बोलोगे सर ठीक है, CH3Cl HCl बना, ओके, रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूशन है, पर पूरा नाम क्या होगा? मैकेनिज्म का पूरा नाम क्या होगा? तो हम बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यानी कि मैकेनिज्म तो सब्स्टिट्यूशन है, बट जिसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल बन रहा है। ये पूरा मतलब पूरा नाम, ये इनका विजय दीनानाथ चौहान है ना पूरा नाम। तो ओके, तो यहां पर अगर मैं ऐसे कहूं कि मेरे को अगर मैकेनिज्म समझना है तो मैं बोलूंगा ओके, CH3 ये मिथाइल का रेडिकल, और इसमें से एक H हाइड्रोजन का रेडिकल निकला। फिर क्लोरीन का रेडिकल प्लस क्लोरीन का रेडिकल, मतलब लाइट ने क्या किया कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ा और मीथेन के मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड को भी तोड़ा। और क्या हुआ? फिर ये रेडिकल और ये रेडिकल मिल गए, और ये रेडिकल और ये रेडिकल मिल गए। क्या ये बात समझ में आई? है ना? तो यहां पर अच्छा, अब हुआ ये कि आपने अगर क्लोरीन को ले लिया एक्सेस में, क्या लिया आपने? अगर क्लोरीन को बचो आपने लिया एक्सेस में, तो क्लोरीन को उसको चाहिए कि भाई वो हाइड्रोजन को अटैक करके रिप्लेस करे। क्लोरीन का यहाँ पे फंक्शन क्या है? पर्पस क्या है? कि वो जैसे जैसे उसको हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन है उसके पास, वो सबको अटैक करके क्या करेगा? रिप्लेस कर लेगा, बरोबर ना? तो जब तक हाइड्रोजन है तब तक वो कंटिन्यूसली चेन रिएक्शन करते रहेगा। तो पहले एक क्लोरीन आया, क्लोरोमीथेन, फिर आया डाइक्लोरोमीथेन, फिर आया ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको आप क्या बोलते हो? बहुत इंपॉर्टेंट नाम, क्या नाम? क्लोरोफॉर्म, है ना? ये जो ग्रुप है ना, ये CH, ये ग्रुप को हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, है ना, ये HCHO, HCOOH, ये पढ़ा है ना मैंने? तो ये जो पार्ट है इसको आप फॉर्म बोलते हो। क्या बोलते हो? फॉर्म। इसीलिए फॉर्म, क्लोरोफॉर्म बोला इसको, क्योंकि 3 क्लोरीन है और एक CH है। समझ में आ रही बात? तो आपके पास क्लोरोफॉर्म बना, कितने? 3 क्लोरीन के साथ में, और ऑब्वियसली लास्ट में क्या बनेगा बताओ? लास्ट में बनेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दैट इज CCl। अब सारे हाइड्रोजन चले गए, यस, खत्म। मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में हो रहा है कि मल्टीपल स्टेप्स में? मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है। कैसा रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है? चेन रिएक्शन के फॉर्म में प्रोसीड कर रहा है। कैसे? चेन रिएक्शन। तो और डिटेल में बताओ, तो आप बोलोगे अच्छा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अ चेन रिएक्शन, ठीक है। और डिटेल में गए, अच्छा उसमें भी चेन रिएक्शन में भी और डिटेल्स है क्या? हाँ, चेन रिएक्शन में भी और डिटेल्स है, देखो उसके बारे में भी बात करते हैं। स्टेप्स ऑफ चेन रिएक्शन, आप जब कोई भी चेन रिएक्शन लिखते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसके 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में पॉलीमर्स चैप्टर में ये सेम चीज कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, और वो बोर्ड्स में भी आएगा और एंट्रेंस में भी आएगा, ठीक है ना? अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, बट वहां पर क्या आंसर लिखने को भी आएगा कि स्टेप्स बताओ, स्टेप्स एक्सप्लेन करो। तो स्टेप्स बहुत सिंपल है बच्चों, एकदम आसान स्टेप्स है, मैं बता रहा हूं। पहला है आपका इनिशिएशन। क्या है पहला? इनिशिएशन। दूसरा है प्रोपगेशन, दूसरा है प्रोपगेशन, और तीसरा है टर्मिनेशन। प्रोपगेशन को बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में या रेफरेंस बुक्स में इलोंगेशन भी कहा गया है। एक पॉइंट होगा जहां से चेन शुरू होगी, मतलब चेन रिएक्शन शुरू होगा, है कि नहीं?
फिर धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेगा। पॉलीमर्स बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, पॉलीमर्स में क्या होगा, चेन बढ़ती जाएगी, लेंथ बढ़ती जाएगी ना मॉलिक्यूल की। और टर्मिनेशन मतलब जहां पे आके रिएक्शन खत्म हो गया, है ना। इनिशिएशन में अब ये अगेन थोड़ा सा इसमें लॉजिक याद करना, पिछले लेक्चर में बताया था, पेरोक्साइड नाम बताया था, याद है। मैंने कहा था कि या तो यूवी लाइट, या तो डिफ्यूज सनलाइट, या तो आप एच न्यू ऐसा लिख सकते हो, या पेरोक्साइड भी लिख सकते हो फ्री रेडिकल के लिए, ये मैंने क्लियरली बताया था। और पेरोक्साइड जो है वो जनरली किसका काम करता है, वो इनिशिएटर का काम करता है, मतलब रिएक्शन को शुरू करने का, इनिशिएट करने का काम करता है। क्या ये बात समझ में आई? तो पेरोक्साइड का रोल आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ पेरोक्साइड इन अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो क्या बोलोगे आप? उसका रोल क्या है? उसका रोल है कि वो इनिशिएटर है। क्या ये बात भेजे में जा रही है? बढ़िया। ओके, तो टेट्राक्लोरो मीथेन यानी कि CCl4 बन जाता है। HCl आपका बाय प्रोडक्ट भी मिल गया आपको, लगे हाथ, है ना। अगर यही इथेन होता तो कितने हाइड्रोजन है? 6। इथेन है ना, इथेन में कितने? 6। तो कितनी बार रिएक्ट, कितने स्टेप्स में होगा? 6 बार होगा ना। अगर आप क्लोरीन को एक्सेस में नहीं लोगे तो 1 स्टेप, सिंपल बात है यार, है ना। अच्छा, अब जो मैंने बातें सारी बताई वो सेम देखो यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया आपको। पहला क्या लिखा है देखो, पढ़ो, हैलोजिनेशन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो हाँ, तो अपन रिएक्शन बाय रिएक्शन, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म अपने को पता होना चाहिए, है ना। तो आपको वो ये पूछेगा ना कि हैलोजिनेशन हो रहा है एल्केन का, मैकेनिज्म बताओ। मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? ओके, 3 स्टेप्स ऑलरेडी बोल दिए, क्या क्या है? इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, सारी चीजें डाली हुई है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आप सिर्फ फॉलो करो, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, पक्की बात है। ओके, रिएक्शन इनिशिएशन कैसे होगा? तो यहां पर कौन है इनिशिएटर? इस रिएक्शन में कौन है इनिशिएटर? पेरोक्साइड तो डाला नहीं था, यहाँ पे लाइट है, यूवी लाइट ही तो काम कर रही है। पहला मॉलिक्यूल को जो बॉन्ड को ब्रेक करके और वो रेडिकल को फेंक रही है, और वो रेडिकल आने से क्या कर रहा है, वो रेडिकल इतना रिएक्टिव है कि सामने वाले को भी तोड़ेगा। अच्छा, अब सवाल ये है, ध्यान से सुनना, कि पहला रेडिकल किसका बनेगा? ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास मीथेन भी था और क्लोरीन भी था, बरोबर है ना। पहला रेडिकल किसका बनेगा? पहला रेडिकल बनेगा क्लोरीन का। वो क्लोरीन का जो रेडिकल है वो इसको अटैक करेगा और इसके रेडिकल बनाएगा, समझा? और फिर ये कॉम्बिनेशन बनेगा इस तरह से। यही बात भेजे में। तो पहला कौन बना? अच्छा, अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि क्लोरीन ही पहले टूटेगा? क्लोरीन ही टूट रहा है पहले, और क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड वीकर है, तो इसलिए वो आसानी से ब्रेक हो रहा है। क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन गए, और फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, हमको पता है, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो रिएक्शन बिटवीन अ मॉलिक्यूलर एंड फ्री रेडिकल इज कॉल्ड द चेन प्रोपगेशन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जब फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो चेन की प्रोपगेशन होगी। तो वो क्या करेगा? मिथाइल का रेडिकल बना देगा, और ऑफ कोर्स H और Cl जो थे जनरेट, H उधर से जनरेट हुआ था, Cl मुझसे मिलके क्या कर लेगा? HCl बना देगा। अब जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो अगले सेकंड क्लोरीन के ऊपर जाके अटैक करेगा, है ना। तो वो क्या करेगा? मिथाइल क्लोराइड बना देगा। अब इसमें से क्या हुआ? आपका और एक नया क्लोरीन का रेडिकल जनरेट हुआ। अब ये स्टेप्स जो है ये बार बार रिपीट होते रहेंगे जब तक आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता। टर्मिनेशन कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर अगर ऐसा है तो ये तो रिएक्शन इनफाइनाइटली चलते रहेगा। ये भी बात आपके दिमाग में आ सकती है, और आनी भी चाहिए। तो अब रिएक्शन को रोकेंगे कैसे? क्योंकि आपको अगर प्रैक्टिकलिटी देखनी है कि मैंने एक फैक्ट्री चालू की जहां पर मैं एल्काइल हैलाइड बना रहा हूं, समझो, मैं क्लोरोफॉर्म बना रहा हूं, चलो क्लोरोफॉर्म इंडस्ट्री में यूज होता है ना, केमिस्ट्री में भी यूज, मतलब आपके लैब्स में भी यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। चलो, तो मैं अगर क्लोरोफॉर्म बनाने की फैक्ट्री डाल रहा हूं, तो प्रैक्टिकलिटी में टर्मिनेशन आप कैसे अचीव करोगे, आप वो भी देखो। तो सिंपल बात है भाई, या तो जो 2 रेडिकल दूसरी चीजों को अटैक करके नए रेडिकल बना रहे थे उनको साथ में जोड़ लो, समझे बात को?
जो रेडिकल नॉर्मल मॉलिक्यूल को अटैक करके नए रेडिकल जनरेट कर रहा था ना, वो दो रेडिकल को ही आपस में जोड़ दो तो टर्मिनेशन हो जाएगा एक तो। और दूसरा और अच्छा तरीका क्या है कि जो आपने एक्सेस रिएजेंट लिया था उसका सप्लाई बंद कर दो, ये भी तरीका है कि नहीं। तो पॉसिबल चेन टर्मिनेशन कैसे होगा, तो दो क्लोरीन को जोड़ के एक Cl2 बना लो, ये एक तरीका हो गया, बोलो हाँ या ना। क्योंकि ये क्लोरीन जाके फिर मीथेन पे अटैक कर ही नहीं पाएगा ना, नए मीथेन पे या नए मिथाइल क्लोराइड पे। जब इसको आप दूसरे क्लोरीन से मिला दोगे और मॉलिक्यूल बना के स्टेबल कर दोगे तो इसका अटैक करना बंद हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगा। बात समझ में आई? यस। अच्छा, दूसरा तरीका था जो मिथाइल के रेडिकल थे उनको साथ में जोड़ लो, क्या बनेगा, इथेन। और तीसरा तरीका था कि भाई मीथेन और क्लोरीन जितने भी एक्सेस बचे सारे आप साथ में जोड़ लो, यहां से टर्मिनेशन हो गया। और या तो और एक तरीका मैंने जो बताया जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि आप एक्सेस रिएजेंट आप कुछ लो ही मत ना, जितना था आपने बैलेंस ले लिया, जितने यूज अप हुए हो गए, खत्म। बात समझ में आई? इन मेनी केसेस ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड्स टू टर्मिनेट अ चेन रिएक्शन। ये भी एनसीईआरटी में 12th में पॉलीमर्स वगैरह में लिखा हुआ है, वो हम लोग तभी डिस्कस करें। अच्छा, अब जरा नोटवर्दी बात जो आपके डायरेक्ट एमसीक्यू में इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपसे कोई ये सेंटेंसेस को लर्न करने के लिए नहीं पूछेगा या आपको ये नहीं बोलेगा कि अच्छा ये सेंटेंस मतलब इसको बताओ राइट और रॉन्ग, इसको अप्लाई करने के लिए आएगा। अप्लाई करने के लिए ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन जो है एल्केन का, वो क्या है बच्चों, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। यानी कि टर्शरी वाला हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से रिप्लेस होगा, जल्दी रिप्लेस होगा। रेट बोला है ना, रेट मतलब स्पीड, टाइम, है ना। तो जल्दी रिप्लेस कौन होगा, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स क्या होंगे बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे रिएक्टिव हैलोजन कौन है, फ्लोरीन। तो हैलोजेंस की अगर ऑर्डर हम देखें तो मुझे बताओ, मुझे अगर सबसे बेस्ट रिएक्शन करना है सबसे तेजी से, तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ये दोनों देख के आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। टर्शरी और फ्लोरीन का अगर मैं कॉम्बो ले लूं तो बेस्ट रिएक्शन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, सबसे तेजी से रिएक्शन होगा। और सबसे घटिया रिएक्शन कब होगा जरा बताइए, 1 डिग्री और आयोडीन, है कि नहीं। तो ये आपको लॉजिक इसको ये करना है। फ्लोरिनेशन, इनफैक्ट फ्लोरिनेशन मैंने कहा ना कि फ्लोरिनेशन और टर्शरी गलती से ले लिया ना तो इतना ज्यादा फटाक से होता है रिएक्शन कि इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि वो बहुत ही वायलेंट और बहुत ही बोलते हैं कि एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकता है, इसलिए वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कभी नहीं किया जाता। किसका, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, आप एल्केन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन इज वेरी वायलेंट, वेरी हाईली अग्रेसिव, वेरी हाईली एक्सोथर्मिक, उसको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो एल्केन प्लस फ्लोरीन ऐसा रिएक्शन कभी नहीं लिखना, ये रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, एल्केन प्लस आयोडीन हो सकता है, एल्केन प्लस आयोडीन नहीं हो सकता क्या, हो सकता है ना, वो बहुत स्लो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक तो कर सकते हैं ना कुछ, क्या, अगर स्लो है तो उसको बढ़ा सकते हैं ना कैटलिस्ट डाल के, लेकिन जो वायलेंट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन बिल्कुल नहीं करना है। डायरेक्ट आयोडीनेशन भी हम प्रेफर नहीं करते बिकॉज ये बहुत ही स्लगिश रिएक्शन, कैसा है ये, इसको हम बोलते हैं स्लगिश, स्लगिश, स्नेल जैसा, बहुत स्लो। मतलब तुमने लिया, मिक्स किया एल्केन और आयोडीन, फिर तुम बाहर गए, चाय पिया, दोस्त से बात किया, घूम के आए, पिक्चर देख के आए, वापस आए, फिर भी रिएक्शन नहीं हुआ। प्रैक्टिकल नहीं है ना ये रिएक्शंस करना। तुमको लेबोरेटरी में कौन से रिएक्शन करने हैं, जो प्रैक्टिकल तुम, हाँ ठीक है भाई, दो चीजें मिक्स की, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में रिजल्ट दिखे, नोट डाउन करो, घर जाओ, बरोबर है। तो इसलिए ना ही हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करेंगे, ना ही हम डायरेक्ट आयोडीनेशन करेंगे। ये ध्यान में रख लेना, इससे आपके दो आगे बहुत ही अच्छे नेम रिएक्शन निकल के आने वाले हैं जिनका नाम है फिंकेलस्टाइन और स्वार्ट्स। ठीक है, ये जो लॉजिक मैंने अभी बताया इससे दो नेम रिएक्शन में आपको डिराइव करके दिखाऊंगा। तो ये चीज भूलना नहीं, क्या बोला मैंने, फिर से समझो। मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन भी नहीं करना है और डायरेक्ट आयोडीनेशन भी नहीं करना।
क्लोरीनेशन मैंने आपको डायरेक्ट अभी करके दिखा दिया। ब्रोमिनेशन भी सिमिलर मैकेनिज्म से फॉलो करता है। अच्छा, ज्यादा अच्छे से कौन सा होगा, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन? क्लोरीन से ज्यादा अच्छे से रिएक्शन होगा कि ब्रोमीन से? ऑफ कोर्स क्लोरीन से। तो ब्रोमीन में आपको चेन रिएक्शन देखने नहीं मिलता। क्या नहीं देखने मिलता है? ब्रोमीन में चेन रिएक्शन देखने नहीं मिलता है। आयोडीनेशन ऑलरेडी देखो मैंने लिखा है ना, फ्लोरीनेशन बहुत वायलेंट, आयोडीनेशन बहुत स्लो और रिवर्सिबल भी, इसलिए जल्दी यूज नहीं करते। बात भेजे में गई? यस। तो आयोडीनेशन करना है, मैंने अभी देखो हर एक पॉइंट मैं कवर कर रहा हूं आपका, साथ में जाते जाते देखो ध्यान से। आयोडीनेशन अगर आप जिद है आपकी कि नहीं मेरे को डायरेक्ट आयोडीनेशन करना ही है, कैसे करेंगे? आपको कोई कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों? थोड़ा लॉजिक लगाइए। अच्छा मुझे ये बताओ, थोड़ा आपको मैं और बेसिक में लेके आता हूं, इसमें आपका नॉलेज भी टेस्ट होगा पी ब्लॉक का। हाँ, HF, HCl, HBr और HI, कौन सबसे जल्दी ब्रेक होगा? कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा? HI का बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा, स्ट्रेंथ कम, 1000 बार सिखा चुका हूं, बहुत बार बोला है, पी ब्लॉक में भी बोला था। सबसे अच्छा एसिड होगा ये। तो ये फटाक से H+ देगा आपको, H+ देगा और I- देगा, बोलो हाँ या ना? तो तुमको ये H+ दे रहा है तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट काउंट होगा, बोलो यस और नो? इनफैक्ट ये एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा है? भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट। ये एसिड वैसिड को भी रिड्यूस कर देता, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को, हाँ, एल्डिहाइड को भयंकर रिड्यूस करता है ये, ठीक है? और बहुत तेजी से रिड्यूस करता है क्योंकि इजीली दे रहा है ना हाइड्रोजन। अब जरा सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना कि HI की जो प्रॉपर्टी वो कैसी है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो इसको काउंटर करना है तो आप क्या यूज करोगे? अब दिमाग में गया, अब भूलोगे नहीं। HI की प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग थी, इसलिए उसको काउंटर करना है, क्या यूज करोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए जब भी आयोडीनेशन करना है तो क्या यूज कर रहे हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कितना इजी, समझे कि नहीं समझे? एग्जांपल दिखाऊं? एग्जांपल भी दिखा दो। मीथेन लिया, आयोडीन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है? अगर ये HiO3 नहीं होता, मान लो कि ये HiO3 एरो पे नहीं है, मान लो, क्या बनने वाला है जरा बताएंगे? तो आप बोलोगे सर CH3I प्लस HI। तो ये HI क्या करेगा? फटाक से ये ब्रेक होगा और इसको वापस रिड्यूस कर देगा, मिथाइल आयोडाइड को फिर से रिड्यूस करके फिर मीथेन बना देगा। सही है ना? अब याद करो, हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये क्या है? ये एल्काइल हैलाइड है। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू प्रोड्यूस एल्केन। हुआ कि नहीं हुआ? क्या है ना दिमाग में? हम चाहते हैं कि अगर सपोज मेरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मुझे यहां पर एल्काइल हैलाइड बनाना है। क्या बनाना है मुझे? एल्काइल हैलाइड, यानी RX बनाने का मेरे को रिवर्स नहीं होने देना इस रिएक्शन को। अब यहां पर बात को समझो कि मेरा प्रॉब्लम क्या है? इस रिएक्शन को पीछे कौन लेके जा रहा है? इस रिएक्शन को HI लेके जा रहा है। किस वजह से लेके जा रहा है? अपने रिड्यूसिंग एक्टिविटी। तो मुझे इसकी रिड्यूसिंग एक्टिविटी को एलिमिनेट कर देना है, बंद कर देना है। क्या करूंगा? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आऊंगा, इसकी रिड्यूसिंग एक्टिविटी को वो काउंटर कर लेगा। कौन है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? HiO3। हम लोग पी ब्लॉक में इसको पढ़ चुके हैं। क्या है इसका नाम? दिस इज आयोडिक एसिड। अगर HiO4 होता तो पर आयोडिक होता। सिखाया आप लोगों को पी ब्लॉक में, क्लोरस, हाइपोक्लोरस क्लोरस, क्लोरिक पर क्लोरिक। तो यहां पर आपके पास HI जो है उसके काउंटर करने के लिए आप या तो HiO3 यानी कि आयोडिक एसिड में आपको एक एक वर्ड बता रहा हूं, आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ये दोनों पसंद नहीं है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी यूज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है। क्या यूज कर सकते थे? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO, ठीक है? तो एनी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू कैन यूज इफ यू वांट टू डू आयोडीनेशन। बात भेजे में गई। अब थोड़े से डायरेक्ट देखो, अभी कॉन्सेप्ट आया, अप्लाई कर लो, तुरंत अप्लाई कर लो, दिमाग में बैठ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोमीथेन टेक्स प्लेस फ्रॉम मीथेन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
What is the mechanism? It is free radical mechanism. Simple. ठीक है. दूसरा, the steps involved in halogenation of ethane are initiation, propagation, termination, or all of these. Answer is obviously all of the above. Is that clear? बढ़िया. तो पहला हो गया हेलोजिनेशन, क्लियर है ना, उसके मैकेनिज्म वगैरह. सेकंड है हमारा कंबशन. सेकंड क्या है हमारा? कंबशन ऑफ एल्केन्स. अब ये चीज हम लोग बहुत बार माथे में ऐसा बिठा चुके कि एल्केन्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर फ्यूल्स, है ना. और ये चीज हमने मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पहले चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शन लिखे थे इसके, इस टाइप के. एल्केन्स जो है उनको आप ऑक्सीजन या इन जनरल आप बोलो एयर के प्रेजेंस में जब आप हीट करोगे तो क्या बनेगा? पहली बात तो सारे के सारे एल्केन्स आपको घूम फिर के एक ही प्रोडक्ट, दो ही प्रोडक्ट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. मींस आइडियली जब तुम गाड़ी चलाते हो पेट्रोल डाल के, तो तुम्हारी गाड़ी को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और कुछ पोल्यूशन होना नहीं चाहिए आइडियली, है ना, है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं? जब आप कुकिंग गैस यूज करते हो घर पे अपना खाना बनाने के लिए, तो धुआं नहीं आता, काला धुआं नहीं आता, नहीं आता ना. ब्लू फ्लेम आती है ना, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं. अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा, जैसे गांव में लकड़ी जला के खाना बनाते हैं, येलो फ्लेम आती है, काला धुआं भी आता है ना. कैंडल जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कैंडल के ऊपर अगर कोई चीज आप बर्न करोगे तो काला धुआं आता है. वो काजल, अपन वो कटोरी को उल्टा करके रखेंगे तो काला जमा हो जाता है ना. पुराने टाइम में ना उससे काजल बनाते थे, वो सूरमा वगैरह बनाते थे, सूट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, है ना. तो फंडा ये है कि कंबशन आपको करना है, लेकिन सिर्फ एवं नहीं करना है कंबशन. कैसे करना है? इनफ ऑक्सीजन या एयर होना चाहिए. अगर वो उसकी मात्रा कम हो जाए, ढंग से ऑक्सीजन ना मिले, ढंग से एयर ना मिले, तो काला धुआं. इसलिए वो गाड़ी के पीयूसी कराने की जो बात बोलते हैं, वो ये देखने के लिए कि भाई आपका जो इंटरनल कंबशन इंजन है वो अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड करके फ्यूल को जला रहा है कि नहीं. तो बाय प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तब तक ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगेगा तो प्रॉब्लम. समझे? चलो. सो एल्केन इज प्रेजेंस इन एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर आप हीट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा. हाईली एक्सोथर्मिक है ऑफ कोर्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड एज फॉसिल फ्यूल्स. And this energy you will use to drive your vehicles or operate your machinery or whatever. Now, to understand the combustion ka reaction, let's take an example. Okay, you have methane. It is going to get completely oxidized to produce carbon dioxide and water. Now, what is the catch in these reactions? What is the catch? The catch in these reactions is कि आपका जो एल्केन आप यूज कर रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपका जो एल्केन आप यूज कर रहे हो ये कंपल्सरी आपके पास कितना होना चाहिए? ओनली 1 मोल ही होना चाहिए. कितना होना चाहिए? 1 मोल. इसको आप नहीं बढ़ा सकते, इसको आप 2 मोल 3 मोल नहीं कर सकते हो. जब आप बैलेंस इक्वेशन लिख रहे हो, आपको यह सिखाया गया कि बैलेंस इक्वेशन के लिए होल नंबर लिखने चाहिए, यही सिखाया गया ना पहले. लेकिन ये जो रिएक्शन है कंबशन वाले, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं है. कैसे है ये? कैसे बच्चों? ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है. यहां पर थर्मोकेमिकल इक्वेशन में आपके जो कोएफिशिएंट्स है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो फ्रैक्शन में लिखना अलाउड है. फ्रैक्शन में लिखना अलाउड है. एग्जांपल देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा. सपोज मैं बोलूं मेरे पास है C2H6. कितना है? C2H6. ये बना रहा है CO2 प्लस H2O. कैसे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके. क्लियर विद मी? अब बैलेंसिंग करनी है. क्या करोगे आप बैलेंसिंग? आप बोलोगे अच्छा सर इधर 2 कार्बन है, मैंने इधर 2 कार्बन कर दिए, ठीक है. इधर 6 हाइड्रोजन है, मैंने इधर कर दिए 3, 3 2 6, ये भी ठीक है. सो फॉर एवरीबडी विद मी. हाउ मेनी ऑक्सीजन ऑन द राइट साइड? 2 2 4 प्लस 3, टोटल 7 ऑक्सीजन, है ना. तो अब मैं यहां पर, अब आप लोगों को स्कूल लेवल पे या इन जनरल पहले ये सिखाया गया है ना, हाँ, आपको पहले ये सिखाया गया कि इसको आपको 7 करना ही है, तो आपको इसको 2 करना पड़ेगा, इसको 4 करना पड़ेगा और इसको 6 करना पड़ेगा. ऐसा सिखाया गया.
होल नंबर। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आई, समझ में आया कि ये कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। तो एल्केन के कंबशन में 1 मोल। अच्छा आप पूछोगे ऐसा क्यों, ऐसी क्यों जबरदस्ती है सर 1 मोल, क्योंकि भाई इनकी जो थर्मोकेमिस्ट्री है वो पर मोल डिफाइंड है, इनकी एंथैल्पी कैसे डिफाइंड है, पर मोल। द डेफिनेशन ऑफ दिस रिएक्शन, जो एनर्जी है ना इस रिएक्शन की, उसका डेफिनेशन ही पर मोल में लिखा गया है। समझे कि नहीं समझे। जैसे मैं आपको ये पूछूं कि मीथेन को बर्न करने पे कितनी एनर्जी लगेगी, तो आप इसमें जरा मोल कॉन्सेप्ट भी घुसा दो। आप बोलोगे सर 16 ग्राम मीथेन है ना, 16 ग्राम मीथेन है ना 1 मोल, 16 ग्राम मीथेन को बर्न करने पे 890 किलो जूल, करण जौहर नहीं, 890 किलो जूल आग निकलेगी। और वहीं में अगर इथेन की बात करता तो आप क्या बोलते जरा बताओ। देखो इसमें होमोलॉगस सीरीज का नॉलेज भी लगेगा, मीथेन के बाद होमोलॉगस सीरीज में इथेन आता है तो 30 ग्राम सीधा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, प्लस 14 14 ऐड करते रहो, खत्म, सिंपल है ना। तो इस तरह से तो आपका इथेन जो है वो जितना भी एक्स अमाउंट आपका एक्स किलो जूल एनर्जी देगा पर मोल। ओके, सो जनरल कंबशन ऑफ इक्वेशन कैसा है, 3n + 1/2। ये शॉर्टकट, ये ट्रिक जो है हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी इसको यूज किया हुआ है। जब भी आपको कंबशन का रिएक्शन लिखना हो तो ये एक ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक है, आपको कैलकुलेशन करने की या बैलेंसिंग वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आपके पास n नंबर का एल्केन है, n नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन है बच्चों, तो आप क्या ट्रिक यूज करोगे, 3n + 1/2 इतने मोल्स आपके ऑक्सीजन यूज होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या यूज होगा, 3n + 1/2 इतने मोल्स ऑक्सीजन, n मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और n + 1 मोल वाटर बनेगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको बिना इक्वेशन लिखे ऐसे पूछूं कि आप इक्वेशन मत लिखो और मुझे डायरेक्ट बताओ कि ब्यूटेन को कंबशन करने के लिए, किसको, ब्यूटेन को कंबशन करने के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए, फटाक से बता सकते हो, 3 × 4 + 1/2 यानी कि 13/2। सिंपल, बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस, यस बच्चों, है ना। अच्छा, ब्यूटेन को बर्न करने पे कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, 4 कार्बन थे, 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। कितना मोल पानी जनरेट होगा, 5 मोल पानी जनरेट होगा। ये बात आपको इस जनरल इक्वेशन से 2 सेकेंड में आप कोई भी इक्वेशन का आंसर बैलेंस करके लिख पाओगे। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे बता दिया, सेम एग्जाम्पल जो मैंने बोला वही यहाँ पे टाइप भी किया हुआ है। इज दैट क्लियर। अच्छा, कंबशन वो तो था जो मैंने पहले बोला था, कौन सा, कंप्लीट वाला। मैंने कहा ना इनफ ऑक्सीजन मिला है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे आपको मोनोऑक्साइड बनने के चांसेस ज्यादा होते, या एकदम ही आपने ऑक्सीजन ढंग से दिया ही नहीं, मतलब बहुत ही महाकंजूसी कर लिया आपने, तो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ो, सीधा कार्बन ही डिपॉजिट हो जाएगा। क्या डिपॉजिट हो जाएगा, सीधा सीधा कार्बन। और इस कार्बन को हम बोलेंगे कार्बन ब्लैक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे कार्बन बाबा ब्लैक शिप, है ना, इसको बोलेंगे कार्बन ब्लैक। बिलीव इट और नॉट, इस घटिया चीज पे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। मेरे को ईयर याद नहीं है, बट कोई तो एक एंट्रेंस एग्जाम थी, या शायद बिटसैट या जेई मेंस या सीईटी, ऐसे कोई एग्जाम थी जिसमें ये भी सवाल आया है कि कार्बन ब्लैक इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, एंड द आंसर वाज ऑब्वियसली प्रिंटर इंक। प्रिंटर का जो इंक होता है ना, वो प्रिंटर इंक को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये यूज होता है। तो कोई लॉजिक से भी आप इसको आंसर दे सकते हो ऑफ कोर्स, बट वो यहां से पूछा हुआ था, ठीक है। तो कार्बन ब्लैक से क्या बनता है आपका, इंक और बेसिकली पिगमेंट्स, मेनली इंक और पिगमेंट्स। पिगमेंट्स मतलब कलर्ड सब्सटेंसेस, डाइज, आपको पता ही है, राइट। कंबशन के अंडर ही एक्चुअली अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन आ जाता है, बट उसको अलग कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि कंबशन में क्या हो रहा है कि पूरा उसका मतलब क्या बोलते हैं ना कि सारे बॉन्ड्स ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना के उस मॉलिक्यूल को खत्म कर दिया, है ना, कंबशन में करके खत्म कर दिया। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या है कि आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर रहे हो और आप अलग कुछ नया फंक्शनल ग्रुप या नया प्रोडक्ट उससे बना रहे हो। ध्यान से समझना, मतलब आर यू ट्राइंग टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नो, योर एम हियर इज नॉट टू जस्ट बर्न द एल्केन, your aim here is to have very controlled conditions, proper catalyst, proper heat, proper temperature, everything, and try and convert that alkane into specific oxidized products. अब आप पूछोगे सर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या हो सकता है एल्केन का,
तो जरा दिमाग लगाओ, अगर मैं मीथेन को ऐसे लिखूं, समझो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज CH4 इफ आई राइट इट एज CH3H, और इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज मैनेज कर लूं तो कैन आई से आई विल एंड अप विद CH3OH, यानी मीथाइल अल्कोहल बन जाएगा। मैंने ऑक्सीजन बीच में डाल दिया तो बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? अगर मैं कंट्रोल्ड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन दूंगा और इसको कंबशन करने की जगह ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या मीथेन से मिथाइल अल्कोहल बन सकता है? बोलो हाँ या ना। बढ़िया है ना। तो एग्जांपल आप यहां पे देखो, जैसे आपने मीथेन लिया, ऑक्सीजन के साथ हीट किया, कॉपर के प्रेजेंस में एट 523 केल्विन, कितना? कॉपर के प्रेजेंस में एट 523 केल्विन एंड स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा ना, बहुत कंट्रोल कंडीशन चाहिए। प्रेशर कितना चाहिए? 100 एटमॉस्फेयर। तो आपको क्या मिलेगा? मिथाइल अल्कोहल मिलेगा। तो मतलब अगर आप मीथेन को कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करो तो क्या मिल रहा है? तो मतलब मीथेन का कंबशन कर रहे हो तो CO2 और H2O मिल रहा है, और मीथेन का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? मिथाइल अल्कोहल मिल रहा है। आई नो आपके दिमाग में तुरंत सबसे पहला सवाल, सर हमको कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल्ड हुआ कि अनकंट्रोल्ड हुआ? हमको तो एग्जाम में ऐसा दे दिया। नहीं, हमको ऐसा दे दिया, हमको ऐसा दे दिया CH4 + O2। अब एक बच्चा बोलता है नहीं मैं CO2 और H2O बनाऊंगा, एक बच्चा बोलता है नहीं सर मैं CH3OH बनाऊंगा। कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे? मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। कोई चिंता का विषय है ही नहीं। मैं बैठा हूं ना, तो चिंता है ही नहीं। सुनो ध्यान से, बहुत मजेदार है। अगर आप सिर्फ केवल हीट करने वाले हो, क्या करने वाले हो? सिर्फ और सिर्फ हीट करने वाले हो, तो CO2 और H2O आंख बंद करके लिख दो, भाड़ में गया, बस खत्म। समझ रहे हो? हाँ, ये है कि अगर आपको, जैसे मीथेन के लिए आपको 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए ना, अगर 2 नहीं मिले तो आपको कार्बन ब्लैक लिखना पड़ेगा। इतना तो समझ गए ना? मतलब अगर ऑक्सीजन की कमी है तो कार्बन ब्लैक लिखना पड़ेगा, ये तो समझ ही गए। वो मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कंबशन हो रहा है, कंप्लीट इनकम्प्लीट जो भी है। मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा कि मिथाइल अल्कोहल कब बनाने का? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर एरो पे आपको दिखे PCC, क्या दिखे? PCC, और PDC, क्या दिखे? PDC, और कॉपर एट 523, क्या दिखे? कॉपर एट 520। अगर मीथेन है तो कॉपर एट 523, अगर इथेन है तो कॉपर एट 573। 573 मतलब कितना डिग्री? केल्विन, केल्विन, केल्विन। 523 केल्विन या 573? 573 मतलब 300 केल्विन हुआ, रफ नहीं सॉरी 300 केल्विन, 300 डिग्री सेल्सियस, बरोबर है? 300 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको PCC, PDC या कॉपर एट 523 या 573 दिखे तो आपको मान लेना है कि क्या होने वाला है? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होने वाला है। क्या बनने वाला है? अच्छा, क्या ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है? नहीं। द ब्यूटीफुल बात इज, द गुड न्यूज इज कि PCC, PDC एंड कॉपर एट 573 आर यूज्ड फॉर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सारे चैप्टर पे अप्लाई होंगे। आज सीख लो, हमेशा काम आएगा। क्या सीखे? PCC, PDC और कॉपर एट 573 केल्विन रहेगा तो क्या करना है? तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना है। बस याद कर लो, और कहीं ऐसा स्पेसिफिक लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं, याद कर लो, काम आएगा। अगला सवाल क्या आएगा आपका? सर ये PCC, PDC क्या है? मुझे पता है आपके दिमाग में क्या सवाल है, चिंता नहीं करो, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। सर ये PDC, PCC क्या है? देखते भाई, PCC, PDC और कॉपर, है ना, ये तीनों है ना हमारे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के कैटलिस्ट है। PCC इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या है? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह हमने पढ़ा था ना, जो कंपाउंड्स में पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हमने S ब्लॉक पे जो सोडियम पोटेशियम वाले ग्रुप में पढ़ा था, है ना। क्रोमेट सॉल्ट्स उससे आप बनाते हो, क्रोमेट से, क्रोमिक एसिड से आप क्रोमेट सॉल्ट्स बनाते हो। और पाइरिडीन हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पाइरिडीन इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, ये वाला, इसमें एक नाइट्रोजन है बेंजीन रिंग की जगह पे,
याद है, पायरिडीन। तो पायरिडीनियम को जब आप क्लोरोक्रोमेट के साथ रखते हो तो पीसीसी बनता है। दूसरा है हमारा पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या है? पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। और कॉपर तो कॉपर है यार, कॉपर तो कॉपर ही एट 523 और 573। अच्छा, एनसीईआरटी में बहुत जगह पे 523 भी दिया हुआ है, कहीं पे कहीं पे 573 भी दिया है। जैसा मैंने कहा कि जनरली ये जो टेम्परेचर है ना, ये थोड़ा बहुत कार्बन नंबर से डिपेंड करता है। सब मीथेन है तो अलग है, इथेन है तो अलग है, ठीक है। बट आपको जनरली यही दो टेम्परेचर देखने मिलते हैं, कॉपर एट 573 और कॉपर एट 523। गया भेजे में। तो आपके पास ये क्लैरिटी अब आ गई कि अच्छा मीथेन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, अगर एरो पे हिंट थोड़ा सा भी मिल जाए कि अच्छा कॉपर लिखा है तो मैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन करूंगा, और अगर सिर्फ हीट लिखा हुआ है तो मैं कंबशन कर दूंगा। बात खत्म, समझ में आई? बोलो हाँ है ना। अच्छा, उसके अलावा कंट्रोल ऑक्सीडेशन करने के लिए, जैसे मैंने पीसीसी, पीडीसी और कॉपर बोला ना, एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मीथेन के रिलेटेड आपको दो और भी कैटलिस्ट दिए हुए। कौन से दिए हुए? एक है मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड। क्या है ये? मॉलिब्डेनम है ना, एमओ इज व्हाट? मॉलिब्डेनम ना। और दूसरा है मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या दिया बच्चों? मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये दोनों भी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या ये यूनिवर्सल है? नहीं, ये इस स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए काम करते हैं। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? इनको आप यूनिवर्सली याद करने की आपको जरूरत नहीं है, इनको आपको यूनिवर्सली याद करने की जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे याद है, आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है मेरी गलती हो, बट आप एक बार चेक कर लेना। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स में 5वें नंबर का रिएक्शन ये होना चाहिए, MnO2 वाला, 5th वाला एनसीईआरटी में, चेक कर लेना, ठीक है। अगर मैंने एक दो आगे पीछे मतलब है दिया है एनसीईआरटी में, मुझे पक्का मालूम है, हो सकता है नंबर मेरे से एक दो आगे पीछे हुआ, बट जहां तक मुझे याद है 5th नंबर का रिएक्शन MnO2 वाला होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आप बोलोगे सर यहां पर मीथेन से मिथाइल अल्कोहल की जगह क्या बना दिया? एल्डिहाइड बना दिया, फॉर्मल्डिहाइड। Okay, so you have manganese dioxide, manganese acetate. These are also one of the these things options that you have for oxidation. अब ये चीज थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बच्चों को समझने में डिफिकल्टी होती है, तो उसको भी क्लियर कर देता हूँ जरा आपके लिए, ठीक है। एक देखो जनरल रूल है अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ध्यान से सुनना, ये हजारों लाखों बार आप अप्लाई करने वाले हो। अब इसे दिमाग में बिठा लेना, बहुत आपको काम आएगा और यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि काफी चीजें आसान हो जाएंगी इससे। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है बच्चों? प्राइमरी, मेरी स्पेलिंग को क्या हो गया भाई, मेरी स्पेलिंग भी तुतुल पुतुल हो गई, हाँ स्पेलिंग लपलपा गई, जीभ लपलपाई थी, स्पेलिंग भी लपलपा गई। तो अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान से सुनना, और उसको मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, प्राइमरी अल्कोहल को मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, तो क्या बनेगा? तो बनेगा एल्डिहाइड। ये जनरल रूल है, ये याद रख लेना। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पे क्या बनेगा? यस, ये हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में, अल्कोहल में वैसे करते हैं यूज, बट अभी सीख लोगे तो बहुत काम आएगा। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अच्छा, तो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? प्राइमरी से जब एल्डिहाइड बन रहा था, कॉमन सेंस, तो सेकेंडरी से क्या बनेगा? कीटोन। और उसको ऑक्सीडाइज करने पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनने ही वाला है। वैसे इसमें पोपॉफ्स रूल अप्लाई होता है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ये थोड़ा ज्यादा अलग ही मैकेनिज्म हो गया, ये भी पढ़ाऊंगा, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करो। अभी फिलहाल बेसिक चीजें याद रखो। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। सेकेंडरी से क्या बन रहा है? कीटोन। अब क्यूरियोसिटी वैसे तो आएगी कि टर्शियरी से क्या बनने वाला है? टर्शियरी ऑक्सीडाइज होता ही नहीं, टर्शियरी इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, होता ही नहीं, ठीक है। टर्शियरी जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, टर्शियरी से एल्कीन बन जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है, वो अलग एक मैकेनिज्म है। फिलहाल ध्यान में रखो एक बात। तो देखो अब लॉजिक क्या पकड़ने आपको, जरा ध्यान से समझना। प्राइमरी अल्कोहल को एक बार ऑक्सीडाइज करना है तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को एक बार ऑक्सीडाइज करना है तो एसिड बनेगा। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल से
डायरेक्ट एसिड जाने के लिए डबल ऑक्सीजन चाहिए, 2 बार होना चाहिए ऑक्सीडेशन, लॉजिकल है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। क्या मैं एल्केन से, क्या मैं सीधा सीधा एल्केन से प्राइमरी अल्कोहल बना सकता था बाय ऑक्सीडेशन? किया ना हमने स्टार्टिंग में, हमने एल्केन से मिथाइल अल्कोहल बना के दिखाया ना, सही बोल रहा हूं? क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। मैंने पहले एल्केन लिया, मैंने एल्केन से प्राइमरी अल्कोहल बनाया, फिर मैं उससे अल्डिहाइड बना सकता हूं, और फिर मैं उससे एसिड बना सकता हूं। क्या ये बात आप लोग के भेजे में जा रही है? यस और नो? एल्केन से प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए मेरे को ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, फिर प्राइमरी से वापस अल्डिहाइड बनाने के और एक बार ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, फिर इसको भी और एक बार ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। अच्छा, अब ध्यान से देखना, आपको मैंने कहा कि मीथेन से, अब जो मैंने सिखाया उसको अप्लाई करना। मैंने कहा कि मीथेन से आपने मिथाइल अल्कोहल बनाया, मैं बोल सकता हूं एक बार ऑक्सीडेशन हुआ था, किसकी मदद से हुआ था? याद है? कॉपरेट 523 की मदद से हुआ था। करेक्ट बोल रहा हूं? ठीक है। दूसरी बार मैंने बोला अब आप मीथेन ले लो, अब इस बार डायरेक्ट एल्डिहाइड बनाओ। समझ गए होगे सब लोग? समझ गए ना? क्या समझे? हाँ, इसके लिए आपने MO2O3 लिया था। क्या लिया था? है ना, ऐसा लिया था MO2O3। जैसे मेरे को देख के लोग बोल सकते हैं MO2, ऐसे वाला। देन थर्ड वन इज, हमने मीथेन लिया, हमने डायरेक्ट क्या बनाया? एसिड। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि मीथेन से अल्कोहल बनाने के लिए ये वाला रिएजेंट यूज किया था, तो ये एक बार ऑक्सीडेशन कर सकता है। मीथेन से एल्डिहाइड बनाने के लिए ये वाला रिएजेंट यूज किया था, तो ये डबल ऑक्सीडेशन कर सकता है। और इसने डायरेक्ट एसिड बना दिया, तो ये तो बहुत भयंकर ऑक्सीडेशन कर रहा है। मतलब ये 3 ऐसे जंप मार रहा है, डायरेक्ट सीधा एसिड पे लेके गया। समझे? बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड, ये स्लो ट्रेन फास्ट ट्रेन, बोरीवली से अंधेरी डायरेक्ट रुकती है ना अपनी ट्रेन, लोकल ट्रेन, स्टॉप पे रुकी नहीं रही, ये इधर से बोरीवली से चालू हुई, ये सीधा गई अपने, बीच में रुकी ही नहीं स्लो वाले स्टॉप पे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अलग अलग रिएजेंट का रोल डिफरेंट है। अगर मुझे एक्चुअल कंट्रोल ढंग से, मतलब एक स्टेप, एक टाइम पे एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? कॉपरेट 523 यूज करूंगा। और उसका मैंने ऑल्टरनेटिव बताया पीसीसी और पीडीसी। अब एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ बैठा दिमाग में। मैं इन दोनों को इसलिए जेनेरिक में यूज नहीं करूंगा कंट्रोल्ड में, क्योंकि ये रियल में कंट्रोल्ड है क्या? नहीं, ये क्या कर रही है? जंप मार रहे हैं। एल्केन से सीधा एल्डिहाइड जंप मारा ना इसने, या एल्केन से सीधा एसिड जंप मारा ना, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं गया। क्या ये बात क्लियर हुई? यस और नो? यस। अब देखो, अब अच्छे से समझ में आएगा। बाय द वे, CH3COO ट्वाइस Mn का नाम क्या होगा? मैंगनीज डाइएसिटेट। CH3COO का नाम क्या है? एसिटेट ना, सिखाया ना आप लोग को, इसका नाम क्या है? एसिटेट। तो मैंगनीज एसिटेट या मैंगनीज डाइएसिटेट बोल सकता हूं, यस और नो? तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हो गई बात एकदम? अभी क्रिस्टल क्लियर। वो जो मैंने जेनेरिक बात बताई ना कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है, ये याद रख लेना, बहुत काम आने वाला है। टर्शरी कार्बन 3 डिग्री, 3 डिग्री पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है? यहां पे है ना, ये रहा ना, टर्शरी कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या इसको निकालना आसान है कि डिफिकल्ट है? ईज ऑफ रिप्लेसमेंट, ईज ऑफ रिप्लेसमेंट इजी है। टर्शरी वाले से हाइड्रोजन निकाल लेना इजी है कि नहीं? ऑक्सीडेशन के लिए KMnO4 और K2Cr2O7 तो दुनिया के सबसे 2 फेवरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं? KMnO4 एंड K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बचपन से पढ़ रहे हो, सबको मालूम है क्या बनेगा? टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। तो यहां पर आइसोब्यूटेन को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बना?
टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल बना, क्योंकि टर्शरी वाला बहुत इजी था रिप्लेस करने का। और एक एग्जांपल देख लो, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन KMnO4। कौन सा वाला हाइड्रोजन सबसे आसान है रिप्लेस करना? जो बीच में है वो, क्योंकि अगर आप इस कार्बन को देखो तो 1 2 और 3 टर्शरी कार्बन है, तो आपको समझा कि इसका प्रोडक्ट जो बनाना है वो किस तरह से बनाना है। आपको सबसे टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ऐसे अल्कोहल को, सॉरी ऐसे हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन जो लगाना है, तो वहां पर आपका प्रोडक्ट बन जाता है। एक और चीज तो ब्रीफली जरा देख लेना कि आपको कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें समझ में आए, कितने हमने बात की। हमने कॉपर की बात की, ठीक है, हमने पीसीसी की बात की, हमने पीडीसी की बात की। ये अगर सिंगल स्टेप करने हैं तो, डबल स्टेप एक साथ करना है तो मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड, 3 स्टेप एक साथ करना है तो मैंगनीज का डायएसीटेट, इस तरह से, है ना। और टर्शरी वाले हाइड्रोजन पे सबसे आसानी से आपको रिप्लेसमेंट करना है तो KMnO4। क्लियर हुई बात? यस। और कंबशन करना था तो सीधा ऑक्सीजन। काफी हद तक क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। यस बच्चों, एमसीक्यूज इनसे रिलेटेड। ऑन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ, अब देखो ये, इसको देखो, आंसर देना है इसको देख के। इथेन का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना है, मैंगनीज एसीटेट के प्रेजेंस में करना है, मतलब अल्कोहल बनाऊं कि एल्डिहाइड बनाऊं कि एसिड बनाऊं, कितने कार्बन वाला। अब यहां तो ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे एक ही एसिड है तो वो आंसर है। बट अगर मैं मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड दोनों दे देता तो क्या बोलते आप? क्योंकि भाई आपने इथेन से चालू किया था, 2 कार्बन से चालू किया है, तो इथेनोइक एसिड बनेगा। बात भेजे में गई, बोलो हाँ या ना। यस एवरीबॉडी, बढ़िया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ ब्यूटेन, क्या बताया था फॉर्मूला? 3n + 1/2, आंसर आएगा 13/2। एक ही ऑप्शन है जिसमें डिवाइड बाय 2 है, फ्रैक्शन एक ही ऑप्शन में। तो अगला हमारा नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है एल्केन की, वो है आइसोमेराइजेशन। क्या है बच्चों? आइसोमेराइजेशन। आपके पास एक ओरिजिनल एल्केन है, उसको एक स्पेसिफिक कंडीशंस में आप हीट करोगे तो वो आइसोमेराइज होके एल्केन ही रहेगा बट दूसरे टाइप का बन जाएगा। मतलब कि आप अनब्रांच में ब्रांचेस इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्या बोला मैंने? अनब्रांच्ड में ब्रांचेस इंट्रोड्यूस कर सकते हो बाय दिस प्रोसेस ऑफ आइसोमेराइजेशन। अब यहां पर आइसोमेराइजेशन में आपको एनहाइड्रस AlCl3 यूज करना है। क्या यूज करना है बच्चों? एनहाइड्रस AlCl3। ओके, एग्जांपल देखो बहुत प्यारा सा, एन-हेक्सेन दिख रहा है सामने, आपका एग्जांपल है एन-हेक्सेन, कोई ब्रांच नहीं है। मैंने क्या किया? एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में उसको हीट किया, इमीडिएटली एन-हेक्सेन हैज बिकम नाउ आइसोहेक्सेन या 2-मिथाइल पेप्टो, आइसोहेक्सेन बोल लूं या 2-मिथाइल पेंटेन, आईयूपीएसी नेम है कि नहीं। प्लस तो एक सेकेंड पोजीशन पे भी मिथाइल आ सकता है, थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता था, बोलो हाँ या ना। उसके आइसोमर्स बनेंगे बेसिकली। जब आप उसको एनहाइड्रस AlCl3 के साथ यूज करोगे तो आप, अच्छा अब सवाल ये है, आपके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी जरूर आ रही होगी कि सर ऐसा क्यों नहीं बना सकते? ये बन सकता है, जनरली हम ये नहीं बनाते, वी स्टिक टू द फर्स्ट स्टेप। मींस एक ब्रांच इंट्रोड्यूस किया आपने, एक बार पूरा प्रोसेस करने के बाद क्या होगा? एक ब्रांच। हाँ, अगर ब्रांच में ऑप्शंस थे, जैसे 2 पे हो सकता था या 3 पे हो सकता, तो आप दोनों बनाओ। हाँ, इसको आप फर्दर अगर हीट करना चाहो, समझे, तो आप नियो बना सकते हो, एक फर्दर ब्रांच आई, समझिए वैसा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बकवास रिएक्शन, इसके ऊपर कभी सवाल आता नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं इतना कुछ खास इसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आइसोमेराइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन, इसको हम लोग साइक्लाइजेशन भी बोलते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लाइजेशन, ठीक है। एरोमेटाइजेशन बोल सकते हो, साइक्लाइजेशन बोल सकते हो, ये भी डायरेक्ट दिया है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ बड़ी चीज नहीं है, ज्यादा इसके बारे में आता नहीं है। अगर 6 और मोर कार्बन, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? 6 और मोर कार्बन वाला आपके पास एल्केन है, ठीक है, उसमें ब्रांच है नहीं है, जो भी है वो मैटर नहीं करता, 6 या उससे ज्यादा कार्बन का एल्केन आपके पास होना चाहिए।
उसको आप अगर 773 केल्विन पे स्पेसिफिकली, ये याद करना पड़ेगा क्या, किस टेम्परेचर पे, 773 केल्विन पे 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर में और वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, मेनली वेनेडियम, ये एक भी याद रखोगे तो भी बहुत है, मेनली वेनेडियम पेंटॉक्साइड या Cr2O3 या MO2O3 भी यूज कर सकते थे, या Al2O3 भी यूज कर सकते थे। एल्यूमिना इज व्हाट, Al2O3, है ना। तो कोई भी आप, जैसे जो हमने ऑक्सीडाइजिंग के लिए यूज किए थे ना सारे, वैसे कोई भी यूज कर सकते थे। स्पेसिफिकली क्या चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे फोकस चाहिए, 773 केल्विन और 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए, है कि नहीं। तब क्या बनेगा, बेंजीन एंड इट्स होमोलॉग्स। क्या बनेगा, बेंजीन एंड इट्स होमोलॉग्स। अब आप सोचोगे ये बेंजीन तो ठीक है सर, होमोलॉग्स मतलब क्या है। तो जब 6 कार्बन था, जब हेक्सेन लिया था तो बेंजीन बनेगा, 7 कार्बन लोगे तो टोलुइन बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन। यस और नो। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन और रीफॉर्मिंग और साइक्लाइजेशन, क्योंकि पहले अनब्रांच से आपने अब साइक्लिक में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? तो इसको रिफॉर्मिंग, साइक्लाइजेशन आप बहुत बहुत कुछ बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया हुआ है कि एन हेक्सेन, अच्छा ये इसको गलती से ये मत समझ लेना, यहाँ पे देखो ये नहीं है, बॉन्ड नहीं है, इसको बेंजीन मत समझ लेना। ये ऐसा एन हेक्सेन को ऐसा बनाया हुआ है कि इट्स एन ओपन चेन ओनली, और उसको आप किस में स्पेसिफिकली क्रोमियम या वेनेडियम या ऐसे जो भी ऑक्साइड है उसके प्रेजेंस में 773 केल्विन पे 10 to 20 एटमॉस्फेयर के प्रेशर में हीट करोगे तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। ये अगर 7 कार्बन है, हेप्टेन लेते तो क्या बनता, मिथाइल बेंजीन, टोलुइन बन जाता। ठीक है। व्हेन एन हेप्टेन, देखो आ गया क्वेश्चन, आ गया, एन हेप्टेन को आप एरोमेटाइजेशन करोगे तो क्या बनेगा, टोलुइन, मिथाइल बेंजीन या बोथ। टोलुइन का दूसरा नाम हेप्टेन, 7 कार्बन है तो ऑब्वियसली आंसर विल बी बोथ बी एंड सी। इजी क्वेश्चन, सिंपल। 2 methyl pentane and 3 methyl pentane are what kind of isomers? They are obviously position, methyl group की पोजीशन अलग है तो they are position isomers। लास्ट पार्ट है आपका रिएक्शन विद स्टीम। ये तो सबसे मजाक रिएक्शन है। मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2। मीथेन को आप जब स्टीम के साथ रिएक्ट करोगे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, स्टीम के साथ बोले तो बेसिकली वाटर के साथ, है ना। अच्छा, वाटर इतने टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहेगा कि गैस फॉर्म में रहेगा, ऑफ कोर्स गैस ना, इसलिए स्टीम लिखा है। ऐसा नहीं लिखा ना उन्होंने कि भाई वाटर के साथ रिएक्शन, क्लियर लिखा है उन्होंने कि स्टीम के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो आपका एक सेकेंड ना, अरे यार सॉरी कुछ तो गड़बड़। हाँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 बनता है। इसको हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे हाइड्रोजन गैस के मैन्युफैक्चर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। मीथेन प्लस स्टीम गिविंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन is used for production of hydrogen gas in commercial or industrial atmosphere. Is that understood? और याद रखो, हम गैस यूज कर रहे हैं तो हमको एरो पे क्या चाहिए, या तो प्लैटिनम पैलेडियम होता तो मजे आते, लेकिन सस्ता यूज करना है, निकल, सस्ता सुंदर टिकाऊ निकल। समझे कि नहीं समझे? हाई टेम्परेचर पर निकल भी अच्छा एड्सॉर्बेंट है, मतलब प्लैटिनम पैलेडियम के टक्कर का बन जाता है हीट करने पे, एक्टिवेशन बोलते हैं उसको। लास्ट इज पायरोलिसिस और क्रैकिंग। नाम से पता चल रहा है, पायरो मतलब द वर्ड पायरो मीन्स फायर, फायर और लाइसिस हीट, पायरो मीन्स फायर हीट, ऐसा बोल सकते हो आप। फायर क्रैकर्स को पायरोटेक्निक्स कहते हैं, पढ़े लिखे लोग पायरो क्रैकर्स को पायरोटेक्निक, हमारे इधर बोलते हैं पटाखड़ी। तो पायरोलाइसिस जो है यानी कि हीट करके आप किसी बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। क्रैकिंग और पायरोलाइसिस में फर्क क्या, थोड़ा सा समझते हैं जरा। पायरोलिसिस, आइडियली पायरोलिसिस, decomposition of higher alkanes to smaller fragments is called pyrolysis। जब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो, क्या बोलेंगे बच्चों,
कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, किसका, एल्केन्स का हम लोग बात करें ना, तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जब ब्रेक होगा तब आप बोलोगे क्रैक हुआ। तो क्या बोलोगे कि एल्केन क्या हो गया, क्रैक हो गया। सो यू मैनेज टू क्रैक द एल्केन, व्हिच मींस यू हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो आपने इथेन लिया, उसका मीथेन बना लिया, प्रोपेन लिया, उसका इथेन बना लिया या मीथेन बना लिया, हेक्सेन लिया, उसको तोड़ ताड़ के ब्यूटेन, प्रोपेन, ऐसा कुछ बना लिया, है ना। तो उसको बोलते हैं पायरोलिसिस। टेक्स प्लेस थ्रू विच मैकेनिज्म, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, सो हेक्सेन है मेरे पास, मैंने हाई टेम्परेचर पे हीट किया, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास कितने सारे ऑप्शन है, एक कि सिर्फ हाइड्रोजन कम कर लिया, कार्बन नंबर कम नहीं किया। देखो क्या किया मैंने, हाइड्रोजन निकाल लिया, कार्बन नंबर कम नहीं किया। तो क्या मैं इसको वेल एंड ट्रूली पायरोलिसिस बोल पाऊंगा? मैंने कार्बन टू कार्बन बॉन्ड तो ब्रेक नहीं किया ना। आई विल कॉल दिस प्रोसेस एज डीहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलूंगा? क्या मैंने आपको पहला रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन सिखाया था, सेबेटियर सेंडर, क्या ये उसका उल्टा नहीं हुआ? एल्कीन प्लस हाइड्रोजन वाज गिविंग एल्केन, उल्टा कर लो ना, एल्केन हीट करने पे गिविंग एल्कीन प्लस हाइड्रोजन। यस, कोई रॉकेट साइंस है, बहुत सिंपल है, ठीक है। लॉजिक से पढ़ो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजाक है सच में। अच्छा, या फिर अगर आपको कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है तो ये भी ऑप्शन था आपके पास, कौन सा, ब्यूटेन प्लस इथेन, या फिर प्रोपेन प्लस इथेन प्लस मीथेन, ये भी ऑप्शन था। क्या आपको सारे ऑप्शन लिखने पड़ेंगे? आंसर इज यस। थियरी में तो ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, तो बोर्ड्स में तो ये थियरी में नहीं आएगा आपके, है ना। हाँ, कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखो तो अगर आप हेक्सेन ले रहे हो और उसकी आप पायरोलिसिस कर रहे हो, यानी कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसको आप प्योरली हीट किया ना, आपने ऑक्सीजन डाला, कुछ नहीं किया आपने, क्या किया, प्योर हीटिंग। समझ रहे हो ना, पायरोलिसिस मतलब क्या चाहिए, हीट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ड्राई हीट। आप बोल सकते हो क्या कर सकते हैं, ड्राई हीट, ठीक है ना। तो आपके पास हर टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें पहला वाला हमेशा डीहाइड्रोजिनेशन होगा। पहला वाला क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेशन, और उसके बाद एक्चुअली आपको क्रैकिंग मिलेगी, यानी कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक होते हुए दिखेंगे। क्या ये बात सबके भेजे में जा रही है बच्चों? बढ़िया। अब देखो C12H26, ये डोडेकेन, क्या ये, डोडेकेन है ना, 12 नंबर है ना कार्बन का। तो इससे क्या क्या बनने वाला है? तो पहले आप 7+5 का कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना, ऐसे ऑप्शन। अच्छा, इसमें ना अगेन बच्चे हमेशा ये सवाल लेके आते, सर 6+6 बन सकता है क्या? हाँ, बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पेसिफिक एक दो एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया, अगर आप वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर लो बहुत है। एंड डोंट सिट एंड बैंग योर हेड ओवर कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू वेस्ट योर टाइम ओवर। ये पढ़ने लायक चीज नहीं है कि सर 12 है तो मैं एक मीथेन और 11 वाला बना लूँ, हाँ बना के क्या उखाड़ेगा, कोई नहीं पूछने वाला, देखो क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, छोड़ना, ठीक है ना। पायरोलिसिस का काम क्या है? तो पायरोलिसिस का काम यह है कि पेट्रोल या केरोसिन बनाना है ओरिजिनल गैसोलीन से। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि गैसोलीन एंड पेट्रोल मोर और लेस इट्स द सेम थिंग ओनली, पर उसमें से कुछ कंपोनेंट्स आप कम करते जाओगे तो द बेटर दिस थिंग, बेटर टर्म टू यूज हियर विल बी फ्रॉम क्रूड ऑयल। अगर आप क्रूड ऑयल मतलब जो आपका जो मेन आपने ऑब्टेन किया ना मिनरल ऑयल, उसमें से आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनाना चाहते हो तो आप क्रैकिंग कर सकते हो, तो आपके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स निकलते जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, कुछ अच्छे एमसीक्यूज। इथेन जब नाइट्रेशन करता है, इथेन का जब नाइट्रेशन होता है तो क्या बनता है? इथेन का नाइट्रेशन C2H5NO2 ऑफ कोर्स, और क्या बनेगा यार, क्या ही बन जाएगा, करके देख लो। इथेन का नाइट्रेशन कैसे करेंगे? नाइट्रेशन कैसे करेंगे? नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेशन करना है। जब सल्फोनेशन करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड से करते थे, तो नाइट्रेशन करना किससे करेंगे? कॉमन सेंस यार, नाइट्रिक एसिड से करोगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और अलग से डिटेल में आपके लिए लिख देता हूं, C2H5 और H। अभी क्या करेंगे, H2O निकाल देंगे और क्या बनेगा, C2H5NO2। सिंपल, काफी आसान। प्रोपेन अंडर कंबशन विल गिव यू व्हाट? प्रोपेन का कंबशन किया, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ढेर सारी एनर्जी यानी कि हीट।
Halogenation is which type of reaction? Free radical mechanism. Free radical substitution, addition, क्या? Halogenation of alkane. Understood है because alkane में पढ़ रहे हैं हम लोग. But in general वो अगर एग्जाम में आएगा तो वो लिखेंगे alkanes. Pyrolysis में क्या क्या होता है? मैंने करवाया. Both, of course, dehydrogenation भी होता है और क्रैकिंग भी होती है. मैंने कहा ना सिर्फ हाइड्रोजन निकला अगर तो डिहाइड्रोजनेशन और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्रैकिंग. क्या ये बात सब डज इट मेक सेंस? यस, बढ़िया. देन यू हैव लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इथेन अंडर डिहाइड्रोजिनेशन. इथेन का क्या कर रहे हो? डिहाइड्रोजिनेशन. डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हो, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे हो. आंसर क्या होगा? इथीन. आंसर क्या होगा? क्या बनेगा? इथीन बनेगा. So that finishes off everything about your alkanes.